आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, देन वी मूव सम कंसिडरेशन इन फॉर्मिंग बिजनेस ओनरशिप। कि हमें कौन बिजनेस ओनरशिप या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किन सब चीज़ों को सोचना चाहिए, किन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम इन चीज़ों को फेस कर भी सकते हैं कि अगर हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो। सबसे पहले हमारे पास एक इशू आता है कि टैक्स कंसिडरेशन, कि हमें टैक्स कितनी दफ़ा, क्योंकि बाज़ का कॉर्पोरेशन में ये होता है कि हमें जो दो तरह के टैक्स भी देने पड़ते हैं। कॉर्पोरेशन को भी टैक्स देना पड़ता है और जो शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इवन के एक सोल प्रोपराइटर को भी बिजनेस में जो होता है वो टैक्स पे करना पड़ता है अपनी इनकम पर हुकूमत को, गवर्नमेंट को। तो इन सब चीज़ों का टैक्स के बारे में कंसिडरेशन, कि हमें टैक्स के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइबिलिटी एक्सपोजर, कि हम जो भी बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें एक इंसान की लाइबिलिटी कितनी है। शेयर जिस तरह कॉर्पोरेशन वगैरह में तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी सिर्फ उनके शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन अगर एक हम सोल प्रोपराइटरशिप की बात करें, बिज़नेस की बात करें, तो उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर उसको अगर नुकसान होता है, क्योंकि वो एक सोल अकेला बंदा होता है, तो उसको सारी लाइबिलिटी होती है। कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमारी स्टार्टअप कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, वो स्टार्टअप कॉस्ट कितनी आ रही है, फ्यूचर में हमें कितना कैपिटल चाहिए, ये सब कुछ। उसके बाद हमारे पास मैनेजरियल एबिलिटीज़, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमारे बिज़नेस को चला सही तरीके से चला सकेंगे। उनमें इतनी एबिलिटीज़ होंगी कि वो मैनेजमेंट रिसोर्सेज को मैनेज कर सकेंगे। हमारे बिजनेस के अपने गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को भी कंसिडर करना होता है कि ज़ाहिर है जिस चीज़ के लिए आपने इतना सारा कुछ किया, इतना पैसा लगाया, वो सारा उस चीज़ का बिजनेस गोल्स का भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद मैनेजमेंट सक्सेशन प्लानिंग, के आने वाले वक्त में जो आपकी मैनेजमेंट है या आपके लोग हैं वो किस पोजीशन पे होंगे, आप किस पोजीशन पे होंगे, और एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी कॉस्ट आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोल प्रोपराइटरशिप। सोल प्रोपराइटरशिप में ये होता है कि इस बिज़नेस में ना सिर्फ एक इंसान जो होता है ना वो बिज़नेस का ओनर होता है, और वो अकेला ही सब कुछ बिज़नेस को मैनेज करता है, अकेला ही बिज़नेस स्टार्ट करता है, उसका कोई पार्टनर नहीं होता, वो एक वन इंडिविजुअल होता है। और सेम इन द आईओलो, ओनर और जो बिज़नेस होता है वो एक ही लॉ की नज़र में वो एक ही बंदा होता है। बिज़नेस भी एक होता है और ओनर भी एक ही होता है। उसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस कौन-कौन से होते हैं सोल प्रोपराइटरशिप के। सोल प्रोपराइटरशिप के हमारे पास ना डिफरेंट किस्म के एडवांटेज होते हैं। ये आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई आपको लंबा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना पड़ता। कोई आपको वो कहते हैं एसोसिएशन और मेंबर, कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती। लीस्ट कॉस्ट होती है, कम पैसों से आप शुरू कर सकते हैं, आराम से शुरू कर सकते हैं। सोल ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट होती है आपके पास। सोल ओनरशिप ऑफ प्रॉफिट इस तरह होती है कि सारी प्रॉफिट जो भी बिजनेस है हमें अर्न किया जाएगा वो एक ही बंदे को मिलेगा, ना कि किसी में डिवाइड किया जाएगा। प्रॉफिट इंसेंटिव की सारी प्रॉफिट, फ्लेक्सिबिलिटी, आप जिस तरह चाहो अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर सकते हो, कल को मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हो। तो टोटल डिसीजन मेकिंग के एक ही इंसान में सारे होते हैं, वो ही उस पूरे बिजनेस का मालिक होता है, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल होता है ना जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया होता है। उसके कोई स्पेशल लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, वो जिस तरह चाहे अपने बिजनेस को चलाता है। वो किसी से मशवरा नहीं ले मशवरे के लगाए नहीं रहता, किसी की ही बात पर अमल करना है, वो सिर्फ अपनी बात पर अमल करता है। अगर वो देखता है कि उसका बिजनेस नहीं चल रहा तो वो डिसकंटिन्यू कर सकता है। ये इसके एडवांटेजेस हैं, मगर इसके साथ हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस में उसकी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है, कि ज़ाहिर है जब एक बिजनेस डिफॉल्ट करेगा, वो अकेला बंदा उसका मालिक होगा, तो ज़ाहिर है फिर जब उसको डेट्स अपने पे करने पड़ेंगे, लोगों का कर्जा है या जो भी उसने लोन वगैरह बिजनेस के लिए लिया होगा, या जो भी उसके अखराजात होंगे, वो सारी उसे अपने पर्सनल एसेट से पे करनी पड़ेगी, इसलिए उसकी अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी होती है। अब एक इंसान है वो अकेला है, उसमें हर तरह की एबिलिटीज़ और स्किल्स नहीं हो सकती, उसमें फिर लिमिटेड होंगे। अगर 2-3 इंसान मिलते हैं, वो एक कहावत भी है कि एक और एक 11 होते हैं। अगर 2 इंसान मिले होंगे तो उनकी स्किल्स भी ज़्यादा होंगी और वो एबिलिटीज़ उनके लॉस के चांसेस भी कम होंगे। फ़ील ऑफ आइसोलेशन को वो ऐसी उसको फीलिंग आने लगती है, वो अकेला ही है एक पूरे बाज़ार में, और वो अकेला ही एक बिज़नेस करने वाला है। उसके पास ज़ाहिर है वो अकेला बनता है, कैपिटल भी उसके पास लिमिटेड ही होगा, ज़्यादा कैपिटल नहीं होगा। और इसके बाद क्या होता है कि वो बिज़नेस को चलाने में बाज़ औक़ात क्या होते हैं, लोग कंटिन्यूटी नहीं रहती बिज़नेस में, बिज़नेस बंद करना पड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप में हमारे पास आपको पार्टनरशिप से पता ही है पार्टनर क्या होता है कि एक इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आपस में एक बिजनेस चलाते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं और उसका उस बिजनेस का तो आपको पता है मेन पर्पस होता है कि प्रॉफिट कमाना। तो किसी पर्पस के लिए या किसी प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो दो से ज़्यादा लोग जो होते हैं ना वो मिलके काम करते हैं। अब इसके एडवांटेजेस में ये आता है हमारे पास कि ये इजी टू एस्टैब्लिश होता है कि इसको आसानी से एस्टैब्लिश किया जा सकता है इस बिजनेस को भी। जिस तरह सॉल्व प्रोप्राइटरशिप को आसानी से किया जा सकता है ना, इसको भी दो चार लोग फॉर एग्जांपल आपका फ्रेंड आपको कहता है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कहते हैं हाँ कर लेते, दोनों मिलके आपस में बातें करते, टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनल करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, इसमें मतलब कि प्रॉफिट की भी डिवीजन हो जाती है। ज़ाहिर है जब प्रॉफिट की डिवीजन होती है तो लॉस की भी डिवीजन होती है, अगर कभी नुकसान हो जाता है तो उसकी भी डिवीजन हो जाती है। लार्जर पूल ऑफ कैपिटल, ज़ाहिर है सॉल्व प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में ज़्यादा कैपिटल होता है क्योंकि दो बंदे होते हैं। एबिलिटी टू अट्रैक्ट लिमिटेड पार्टनर्स, कि अगर आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है तो आप दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकते हो। लिटिल इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन सिर्फ छोटी सी होती है जिसमें आप मतलब कि ये होगा आप स्टाम्प पेपर या कोई भी साइन सिग्नेचर, कोई भी पेपर पर सिग्नेचर लीगल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करा लो कि हम इन टर्म्स कंडीशन में बिजनेस करना चाह रहे हैं। अब अपना बिजनेस है, आप फ्लेक्सिबिलिटी, आप आपस में मशवरा करके अपने पार्टनर्स के साथ आप बिजनेस चेंज भी कर सकते हैं। इसमें आपको टैक्सेशन भी देनी पड़ती है। उसके बाद हमारे पास इसके डिसएडवांटेज आ जाते हैं। इसमें डिसएडवांटेज में इसमें क्या होता है कि अगर बाज़ औक़ात क्या होता है कि बिज़नेस में एग्रीमेंट किया जाता है कि दो पार्टनर तो एक पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड एक पार्टनर की लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी। ज़रा उसको सारे डेट्स पे करने का अगर लॉस हो जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, बाज़ क्या होता है कि आपस में कोई भी डिसएग्रीमेंट हो जाए जिससे वो आपस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो ख़त्म भी किया जा सकता है। पार्टनर बाउंड ऑफ लॉ एजेंसी, और जो भी उन्होंने पहले टर्म्स एंड कंडीशन फिर वो उसकी उसी के ऊपर बाउंड हो जाते हैं। और पोटेंशियल फॉर पर्सनैलिटी एंड अथॉरिटी कन्फ्लिक्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि एक इंसान का और दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है मिजाज, तो उसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है जिससे बिजनेस को नुकसान हो सकता है। उसके बाद हमारे पास पार्टनरशिप्स की भी टाइप आ जाती हैं। लिमिटेड पार्टनरशिप में हम इस तरह करते हैं कि इसमें वन पार्टनर जो होता है ना पार्टनर, वो उसकी लायबिलिटी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है। यानी कि उसको जो होता है अगर नुकसान हो जाता है तो अप टू सर्टेन लिमिट तक ना उसने उसने देना होता है, उससे ज़्यादा उससे आप वसूल नहीं कर सकते क्योंकि वो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट में साइन कर लिया जाता है। यानी कि अगर आपको बिजनेस में लॉस हो गया तो आपके तीन पार्टनर हैं, एक पार्टनर जो है वो उसकी लायबिलिटी अगर लिमिटेड पार्टनर वाली है तो ज़ाहिर है वो उसको कुछ भी पे करना नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे दो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से भी नुकसान को पूरा करना पड़ेगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, a special type of limited partnership in which all partners are limited partners। ऐसी पार्टनरशिप होती है जिसमें ना तमाम पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है अप टू सर्टेन शेयर्स, और लिमिट अप टू सर्टेन लिमिट तक वो लिमिटेड होते हैं, उनको अपने पर्सनल एसेट्स नहीं देने पड़ते हैं। मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप, अ पार्टनरशिप हुज शेयर आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेशन। अब वो कह रहे हैं कि ऐसी पार्टनरशिप जिसके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज की तरह होते हैं, एक कॉर्पोरेशन के स्टॉक एक्सचेंज की तरह स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं, जस्ट लाइक अ कॉर्पोरेशन, जैसे कॉर्पोरेशन के दिए जाते हैं, तो वो एक मास्टर लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉर्पोरेशन। इसमें कॉर्पोरेशन का ये एक बहुत बड़ी एंटिटी होती है, बहुत बड़ा बिजनेस होता है, ये सबसे लार्ज स्केल पर बिजनेस किया जाता है, स्मॉल स्केल पर नहीं किया जाता। और इसकी एक ये क्या होता है कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इसके जो पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो बिजनेस से अलहदा होते हैं। बिजनेस एक अपनी अलहदा आर्टिफिशियल पर्सन की हैसियत रखता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल इसमें इस बिजनेस में ये होता है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस बिजनेस फॉर एग्जांपल आपने पेप्सी कॉरपोरेशन स्टार्ट किया, तो पेप्सी कॉरपोरेशन जो है वो एक अलहदा बिजनेस है, उसके पार्टनर्स है, उसके ओनर्स है। ठीक है, तो इन दोनों में अलहदा होता है। अगर कभी भी कोई भी सिग्नेचर करने होंगे तो वो कंपनी के नाम से होंगे, ओनर्स अपने अपने नाम बेहाफ पे नहीं कर सकते कोई भी कंपनी का डिसीजन। विच रिसीव द राइट टू एग्जिट फ्रॉम द स्टेट इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड। इसके बाद ये होता है कि ये डोमेस्टिक लेवल पर भी की जाती हैं और फॉरेन लेवल पर भी की जाती हैं। उसके बाद कॉर्पोरेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसमें ना शेयर स्टॉक होल्डर या इसमें स्टॉक्स होते हैं ना, शेयर्स होते हैं जो मुख्तलिफ ऑनर्स के पास होते हैं जो वो बाय कर लेते हैं। इसके एडवांटेज ये होते हैं कि आप शेयर होल्डर्स की ना लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अब जितने उनके पास शेयर्स हैं, अगर कंपनी को नुकसान भी हो जाता है तो उस वक्त तक उतने ही वो लोग जो होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एबिलिटी टू ट्रैक द कैपिटल,
इससे ये होता है कि वो एक लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है जिसमें मुख्तलिफ मैनेजमेंट भी अच्छी मैनेजमेंट भी होती है और मुख्तलिफ किस्म के लोगों के स्किल्स होते हैं, तो इसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हम यहाँ आकर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ हमारे जो पैसे हैं वो सेव हो जाएंगे। एबिलिटी टू कंटिन्यू इन डेफिनेटली ट्रांसफरेबल ओनरशिप, आप आपने जो भी कॉर्पोरेशन के शेयर खरीदे हैं आप उनको इजीली एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके डिसएडवांटेज में हमारे पास है कॉस्ट एंड टाइम इज ऑन इनकॉर्पोरेटेड, डबल टैक्सेशन। अब देखो इसमें डिसएडवांटेज में इसमें कॉस्ट और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और इसके बाद डबल टैक्सेशन देनी पड़ती है ऑनर्स को, अपने पैसों पर जो डिविडेंड मिलता है उस पर भी देनी पड़ती है। और यानी डिविडेंड का मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है उसको इक्वली शेयर्स के मुताबिक जो शेयर होल्डर्स में दिया जाता है। उसके बाद पोटेंशियल फॉर डिमिनिश इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स भी कम मिलते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट एंड रीटैप, मतलब कि लीगल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इसमें 3 तरह के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बहुत ज़्यादा आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स करनी पड़ती हैं, फिर जाके बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हमारे पास एन एस कॉर्पोरेशन, a corporation that remains the legal character of regular C corporation has an advantage of being taxed as, ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें सिर्फ कंपनी को अपने प्रॉफिट पर ही देना पड़ता है, प्रॉफिट ना के कंपनी को जो होता है वो शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट में से टैक्स देना पड़ता है। इसका इसमें सिर्फ कंपनी को होल प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को अपने इनकम या डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना चाहिए। इसके एडवांटेजेस में सिंपल और साफ लिखा हुआ है कि सिंगल टैक्सेशन होते हैं, और बाकी सारे एडवांटेज वही होते हैं जो कॉर्पोरेशन के होते हैं जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अब इसमें इसमें जिस तरह पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी से लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। रिलेटिवली न्यू फॉर्म ऑफ ओनरशिप, ये इस तरह की कंपनी है, इसको एस कॉर्पोरेशन भी कहा जाता है। Cross between the partnership and the corporation. It is not subject to many restrictions imposed on S. Limited personal liability, no limit on number of shareholders, no ban. Number of ability to manage the company, avoid double taxation, flexibility to divide income or ownership. इसमें जो शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, ज़्यादा उनको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की जाती, और सिर्फ उनके शेयर्स तक उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है। और इन कंपनीज में होता है लिमिटेड नहीं होते, शेयर होल्डर की कोई लिमिट नहीं होती, जितने मर्जी शेयर होल्डर हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंगल मेंबर कंपनी आ जाती है। सिंगल मेंबर कंपनी वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही ऑनर होता है, जिसमें सबको कंपनी एक लार्ज स्केल पर स्टार्ट करता है, वो अकेला ही होता है जिसने पूरी कंपनी को चलाना होता है। प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन वो वाली कॉर्पोरेशन होती है जिनमें हम लॉयर्स, अकाउंटेंट, डॉक्टर, डेंटिस्ट वगैरह हायर करते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ तरह की कंपनीज बनी होती है जो सिर्फ अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं, और फिर बाद में जो मुख्तलिफ कॉर्पोरेशन या कंपनीज होती हैं वो उनसे कॉन्टैक्ट करती हैं और अकाउंटेंट या लॉयर्स या डॉक्टर्स जो भी उन्होंने हायर करना होता है। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होता है कि जॉइंट वेंचर में हम क्या करते हैं, ये भी एक पार्टनरशिप की फॉर्म है। ये इसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ना, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम के लिए या हमेशा के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप करें। फॉर एग्जांपल मेरी मैनेजरियल स्किल बहुत अच्छी है, और जो कंपनी सी है उसकी मार्केटिंग स्किल्स वजह से हम एक वक्त के लिए जॉइंट वेंचर यानी आपस में पार्टनरशिप करें। उसके बाद ये हमारे पास कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी हुई हैं। सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। फॉर्मेशन में नो फाइलिंग रिक्वायर्ड होती है वो सोल प्रोपराइटरशिप में। कॉस्ट भी लो होती है हमारे पास। पर्सनल लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, जब अगर एक इंसान है जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, अगर वो मर जाता है या वो टर्मिनेट कर देता है तो वो बिजनेस खत्म हो जाता है। टैक्स ट्रीटमेंट, ऐसे कोई सेपरेट टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अपने इनकम पर जरूर इसका एक ऑनर ज़रूर होता है। ट्रांसबिलिटी ऑफ ऑनरशिप, इसमें फुली ट्रांसफरेबल थ्रू सेल और ट्रांसफर ऑफ कंपनी एसेट। आप अपना पूरा बिजनेस किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंपनी के से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पार्टनरशिप, उसके बाद लिमिटेड प्रपोजल लाइबिलिटी आ जाती है। इसमें अनलिमिटेड होती है। फॉर्मेलिटीज़ एंड रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है सोल प्रोपराइटर्स में रिलेटिवली फील लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मैनेजमेंट जो होती है वो एक अकेले बंदे ने करनी होती है, और ये राइजिंग कैपिटल में हमारे पास लिमिटेड एक्सेस होती है कैपिटल की। और रिकमेंडेड फॉर ऑनर्स वांटेड मिनिमल, अगर तो वो छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करना है उसको इतना कैपिटल नहीं है तो वो सोल प्रोपराइटरशिप को करे, वो ज़्यादा बेटर है। फिर अब उसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो ये है कि नो रिटर्न पार्टनरशिप रिक्वायर्ड, बट ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न ही करो, आप आपस में पढ़ें। इसमें कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है वो मॉडरेट होती है, और पर्सनल लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। ज़ाहिर है डिसॉल्व करेंगे, अगर एक पार्टनर मर जाता है तो दूसरा पार्टनर
बिजनेस नहीं स्टार्ट कर एस्टेब्लिश कर सकता, तो वो जो पार्टनरशिप होती है वो डिसॉल्व हो जाती है। सेपरेट टैक्स पे नहीं पे करना पड़ता अपने इंडिविजुअल्स को, अपने शेयर रेट पर इंडिविजुअल को टैक्स पे बनाना। और नंबर ऑफ ओनरशिप ये होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और उसके बाद अगर तो कोई इंसान अपनी मर्जी से अपना बिजनेस या अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है पार्टनर, तो बाकी पार्टनर इस बात पर एग्री करते हैं तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है। उसके बाद हमारे पास इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स भी इनको पे करनी पड़ती हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनेजमेंट। टिपिकली ईच पार्टनर हैज़ इक्वल वॉइस अनलेस अदरवाइज एग्रीड। मैनेजमेंट अगर तो सब पार्टनर एग्री करते हैं कि एक बंदा मैनेज करेगा, तो तब मैनेजमेंट भी वो अकेला बंदा कर सकता है। इस सारा मतलब कि पार्टनर के कंसेंट पर डिपेंड करता है। राइजिंग कैपिटल, अगर हम चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को ग्रो करें और कैपिटल लेके आएँ, तो हम क्या करेंगे कि हम न्यू पार्टनर को हायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर तो आप चाहते हो कि बिजनेस में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, आप पर्सनल लायबिलिटी से बच जाओ, या छोटे लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो, तो आप पार्टनरशिप का बिजनेस भी कर सकते हो। उसके बाद हम लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी देखते हैं। इसमें इसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताया आपको। मेमोरेंडम, आर्टिकल, एसोसिएशन वगैरह की रिक्वायरमेंट्स पे करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन हाई होती है। आपके पास शेयर होल्डर आर्टिकल, और शेयर होल्डर जो होता है वो पर्सनली लायबल नहीं होते कॉर्पोरेशन के। कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस ये सारी डिपेंड करती है शेयर होल्डर, डायरेक्टर और ऑफिसर्स पर। डबल टैक्सेशन पे करनी पड़ती है। कोई भी नंबर ऑफ ऑनर्स अप टू सर्टेन लेवल से मर्जी हो सकते हैं। और उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, तमाम मेंबर्स का कंसेंट चाहिए होता है ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी, पर्सनल लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। और रिकॉर्ड कीपिंग जो होता है वो सब कुछ जो होता है इसमें, और एनुअल मीटिंग्स होती हैं, ऑडिट किया जाता है बाकायदा। मैनेजमेंट में क्या होता है हमारे पास है कि इन इसको मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इस बिजनेस को जो होते हैं वो मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, यानी कि अब शेयर होल्डर्स मैनेज नहीं करते। जो इलेक्ट शेयर होल्डर इलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मैनेज करते हैं। राइजिंग कैपिटल, ये शेयर को इससे हम अगर अपने चाहें अपना कैपिटल, तो हम अपने जो है वो सेल कर सकते हैं शेयर्स को। स्टॉक कैपिटल रिकमेंडेड फॉर ओनर वांटेड और लायबिलिटी प्रोटेक्शन, अगर वो लायबिलिटी से प्रोटेक्शन चाहता है कि सारा नुकसान मेरा ना हो, तो वो इस बिजनेस को चला स्टार्ट कर सकता है। ओके, आज का टॉपिक यहीं तक था। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल।